हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो रिलेटेड रहेंगे कैग से। ठीक है, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और किससे रहेगा? कुछ रिलेटेड रहेगा समितियों से। अलग अलग समितियां जो हैं, ठीक है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग हम लोग समिति बनाते हैं। हम लोग मतलब संसद बनाती है। अब संसद बनाती है तो उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या हम लोग को उसके बारे में जानना है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो पहला अगर हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, वह कौन सा अधिकारी है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? Which of the following is the officer who is responsible for the accounting in the फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखता है ना, वो कौन है? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? ठीक है, तो देखो जितना भी हो रहा है ना, जैसे जैसे अगर कोई खर्च हो रहा है ना, जितने भी प्रकार का खर्च है ना, सबको कौन देखेगा? देखो, खर्च करना तो काम है मंत्री का। मंत्री काम का मतलब मंत्री अलग अलग डिपार्टमेंट में खर्च करेगा कि ये स्वास्थ्य सुविधा में इतना खर्च हो गया, और ये मतलब मतलब कोयला वाले भी, मतलब कोयला वाला क्या विभाग देखते हैं, अगर हम लोग मिनरल्स डिपार्टमेंट अगर देख लेते हैं तो सीधा इतना खर्चा हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स में इतना खर्च हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आता है पुलिस विभाग में इतना खर्च हो गया, मतलब गृह मंत्रालय का हो गया ये। एटॉमिक एनर्जी में इतना खर्च हो गया। इसरो में, साइंस एंड टेक में अगर देखते हैं, साइंस एंड टेक में इतना खर्च हो गया। तो अलग अलग खर्चा निकल जाता है, इतना इतना खर्चा है ऐसे करके। तो ये सारे चीज को ये लोग खर्च तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लिखा रहना चाहिए कि कहाँ पर कौन कितना खर्चा कर रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो ये सारा का सारा चीज को कौन देखता है? कैग। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ये देखते हैं, ये सारे चीजों को देखते हैं कि कहाँ पर कौन कितना खर्चा कर रहा है। अब यहाँ पर इतना खर्च हो गया तो फिर बचा मतलब अगर यहाँ पर देखते हैं, पहली बात तो क्या करेंगे, पहले खर्चा देखेंगे कौन कितना खर्चा कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है। अब वहां पर के लिए इतना इतना अलाउट कर दिया, जैसे अगर मान लेते हैं इसमें ही 1000 करोड़, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, मान लेते फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे ना, 1000 करोड़ का वहां पर उसको रिक्वायरमेंट था और उतना पैसा वो विभाग मांगा था। अब विभाग मांगा था 1000 करोड़, लेकिन काम हुआ है 100 करोड़ का। यहाँ पर गड़बड़ी है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। कितने का गड़बड़ी है? 900 करोड़ का गड़बड़ी है। तो ये सारे चीजों को पकड़ने का काम किसका रहता है? कैग का। मतलब लोगों को नहीं पकड़ेंगे, लेकिन लोगों को इसको देखेंगे कि कहाँ पर कौन कितना गड़बड़ी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर नजर आ गया कि हाँ ये इतना इतना गमन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, क्योंकि इनपुट तो जा रहा है, इनपुट जा रहा है, लेकिन आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? और एक इसका क्या काम है? इनपुट आउटपुट दोनों चीज का ये लेखा जोखा रखना इनका काम रहता है। तो अब देखो यहाँ पर, तो इसके लिए इसी को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग्स। तो इसमें काम कौन करता है? इसका अकाउंटिंग्स का काम किसका? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? किसके लिए मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं? अब काम किसके लिए करेगा? एक तो हम लोग देख ले, केंद्र सरकार के लिए तो करता होगा, इतना तो समझ आ रहा है। ठीक है, लेकिन साथ ही किसके लिए और करता है? जो राज्य सरकार है ना, जितने भी राज्य हैं हमारे यहाँ, हमारे हर राज्य का भी ऑडिटिंग कौन करता है? कैग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हमारा ऑप्शन क्या कह दिया? संघ के लिए, राज्य के लिए, संघ तथा राज्य सरकार के लिए, न संघ के लिए न राज्य के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संघ के लिए भी और राज्य के लिए भी, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखो, इसको हटाने की प्रक्रिया ना कहीं पर लिखी नहीं गई है। क्या लिखा गया है? जिस प्रकार जो मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहेंगे ना, उनको जैसे हटाया जाएगा ना, या जैसे हटाया जा सकता है, उसी प्रोसेस से कैग को भी हटाया जा सकता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, पहली बात तो इसका जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट चुनते हैं। ठीक है, अब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको कैसे हटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? किसी एक सदन में प्रस्ताव आएगा कि हाँ इसको हटाना है ऐसे करके। तो एक सदन में प्रस्ताव आएगा, दूसरे सदन में उसमें क्या होगा? उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद फिर उसको बोलने का मौका दिया जाएगा कि हाँ ये गड़बड़ी है ऐसे करके।
और ये जब दोनों जगह से पास हो जाता है ना, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है, तो फिर ये मतलब जो बिल रहता है ना वो पास हो जाता है और फिर उस जज को हटा दिया जाता है। अब इसका आधार क्या क्या रहता है, आधार भी इंपॉर्टेंट है। किस किस आधार पर हटाया जा सकता है? पहली बात तो अक्षमता, ठीक है, मतलब कैपेबल नहीं है, अब बहुत उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, तो फिर वहां पर वो काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक तो अक्षमता के कारण, या फिर इसी को बोलते हैं असमर्थता, या फिर दूसरा क्या आता है, सिद्ध कदाचार। इन दोनों ही वर्ड को ठीक से वहां पर डिफाइन नहीं किया गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिफाइन नहीं किया गया है। बट सिद्ध कदाचार मतलब है अपने मतलब आचार के विरुद्ध अगर काम करते हैं तो, और वो सिद्ध भी हो चुका है, तो उस आधार, इन दो आधारों पे किसी जज को हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के। और सेम यही आधार किसके लिए भी है, हमारे कैग के लिए, कैग के लिए भी सेम काम रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो पहला क्या दिया, संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, तो परामर्श से तो नहीं करते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा भी नहीं हटाया जाता। संसद, भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? प्राचीन काल की बात है तो किसको बनाया गया था? A.K. चंदा। नाम ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो A.K. चंदा को बनाया गया था वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके अगेंस्ट में जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, लोकसभा अध्यक्ष को भी अगर हटाना है तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो किसके अगेंस्ट लाए थे? तो आंसर ध्यान रखेंगे, जी.वी. मावलंकर, ठीक है। जी.वी. मावलंकर जो है ना, इनके अगेंस्ट, ये जब अध्यक्ष थे ना, लोकसभा के अध्यक्ष थे, तब इनके अगेंस्ट लाए थे, जो क्या बोलते हैं, हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन इसके अगेंस्ट लाया गया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? कौन है जो अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी जो पहले क्या थे, कांग्रेस के सदस्य थे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या की, अपने दल की सदस्यता त्यागी। उसके बाद में फिर वो क्या बने थे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या चाहिए रहता है, न लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, न राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ना किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर ये चारों चीज फुलफिल करने के बाद ही, मतलब ये रिक्वायरमेंट है कि किसी दल का सदस्य नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या किए थे, वो सदस्यता त्याग किए थे। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्राक्कलन समिति, जिसको बोलते हैं एस्टिमेट कमिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेट कमिटी? प्राक्कलन समिति का अर्थ क्या है, क्या काम है, उसके काम के आधार पे यहाँ पर अलग अलग हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या है, अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के तरीकों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, रिपोर्ट देना। किसके ऊपर? जो हमारे स्ट्रक्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसमें वो चेंजेस है ना, मेथड्स है, उसके ऊपर सुधार के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो चेंजेस के लिए प्रतिवेदन यहाँ पर प्रस्तुत नहीं करता है। एस्टिमेशन मतलब क्या होता है, देखो एस्टिमेट कमेटी है ना, एस्टिमेट या फिर प्राक्कलन, इसका मतलब क्या होता है, पैसे के लेन देन से रिलेटेड। मतलब जैसे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ अगले साल जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो 7% रहेगा, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ये क्या है, हमारा प्राक्कलन है, एस्टिमेशन है, ठीक है। तो इसी के बारे में तो अगला देखते हैं हम लोग। देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। तो ये भी देखो, आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, हाँ ये एक काम है। अगला देखते हैं हमारे पास, संसद के प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। विषय पर सिफारिश करना, प्राक्कलन प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर, मतलब टू मेक recommendations on the form of presentation of estimates। एस्टिमेट्स प्रेजेंट करेंगे ना, तो उसका फॉर्म कैसा रहना चाहिए, इस चीज को भी बताने का काम किसका है, एस्टिमेट कमेटी का, ऐसा बोलता है। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? अब देखो, जैसा कि बताया, अलग अलग बहुत सारी समितियां होती है,
वैसे यहाँ पर बहुत सारी समितियां हैं, प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक शिकायत समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक ग्रीवेंसेस कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो इतनी सारी अलग अलग समितियां हैं। तो इसमें क्या होती है, कुछ सिर्फ लोकसभा की रहती है, कुछ रहती है जो दोनों में जिसमें दोनों के सदस्य रहते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं कि किसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं रहता, तो ऐसा कौन सा समिति है, प्राक्कलन समिति। ध्यान रखेंगे, प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य रहेंगे, राज्यसभा के नहीं रहेंगे। अब लोकसभा के सदस्य मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं है जो पार्टी पावर में उसी के बस रहे हैं, जैसे बीजेपी अभी पावर में है तो बीजेपी के ही बस रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरे पार्टी के भी रखे जाते हैं। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में टोटल कितने, अभी देखिए हम लोग लोक लेखा समिति, तो इसमें टोटल कितने सदस्य रहते हैं, 22 सदस्य। और ये भी कैसे रहते हैं, 15 + 7, 15 सदस्य जो रहते हैं ना वो किसके रहते हैं, 15 सदस्य जो रहते हैं ना वो रहते हैं लोकसभा से, और जो 7 सदस्य रहेंगे ना वो कहाँ से रहेंगे, राज्यसभा से। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इसको अलग से भी पूछ देता है कि लोक लेखा समिति में जो लोकसभा से कितने सदस्य मतलब कितने सदस्य रहते हैं और राज्यसभा से कितने सदस्य रहते हैं, सीधा सीधा पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, टोटल अगर देखते हैं तो टोटल 22, और लोकसभा का अगर देखते हैं तो 15, राज्यसभा का देखते हैं तो 7 सदस्य। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता। कौन सी समिति ऐसी है जहां पर किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्या क्या हमारे पास, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, उपक्रम समिति, उपयुक्त सभी, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमिटीज ऑन अंडरटेकिंग, ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, और ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही ऐसी समितियां हैं जिसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी सभी में ऐसा कोई मतलब बाकी में ऐसा कोई वो नहीं है कि मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई बात नहीं है किसी में किसी और में। ठीक है, लेकिन ये कमिटीज ऐसी हैं जिनमें कोई भी मंत्री, कैबिनेट का मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, तीनों में से कोई सा भी मंत्री, किसी भी टाइप का मंत्री इसका सदस्य नहीं होना चाहिए, ये नियम है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये वाला सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।